हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म दृष्टि साइंस में। जैसे कि आपको पता है, हम डेली आते हैं सेम एनर्जी के साथ आपको परेशान करने, परेशान नहीं पढ़ाने, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं बिहार बोर्ड के 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव जो जो 2026 में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। आपके ये परिस्थिति को देखते हुए आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव, जो कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी है। क्योंकि सब्जेक्टिव देखने से कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव को लिखना पड़ता है बेहतर राइटिंग के साथ। आपका जो राइटिंग है वो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट, कितना रिजल्ट है आपके पास, कितना रिजल्ट आएगा आपके पास, ये आपका ये राइटिंग डिसाइड करेगा। ये मैं हूं, मेरा नाम है इंतखाब हाशमी, मैं दृष्टि साइंस में पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग क्या देखेंगे देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। बिना टाइम गवाए हुए आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट सब्जेक्टिव। आइए पहला सब्जेक्टिव को पढ़िए आप। पहला सब्जेक्टिव को पढ़िए, क्या बोला गया है सब्जेक्टिव में। पहले क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। जब आप क्वेश्चन को बढ़िया से रीड कर देंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है। तो पहला है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, अनिवार्य है, आवश्यक है। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। देखिए गेट लगा दीजिए क्योंकि आवाज नहीं तो खराब आएगा। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। अगर बात बोले जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, अगर जनन नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चा पैदा होगा नहीं, और बच्चा पैदा नहीं होगा तो तुम्हारा संतति बना हुआ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तुम्हारा नामो निशान कुछ दिन बाद मिट जाएगा कि फलाना का बेटा है, ये फलाना का, वैसे तुम्हारा संतति ही मिट जाएगा और तुम्हारा नाम रहेगा ही नहीं। जनन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग का संतति बना हुआ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी संतति बना हुआ रहे। जैसे अगर बात करें जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, तो इसका मैं सिंपल भाषा में लिख के लाया हूं कि जीव अपने अस्तित्व और प्रजाति के, जीव अपने अस्तित्व और प्रजाति के निरंतरता के लिए जनन करते हैं, ठीक है। जनन के बिना कोई पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं है। अगर जनन नहीं करोगे तो कोई पीढ़ी आएगा ही नहीं, सिंपल बात है, कोई पीढ़ी नहीं आएगा। तो पीढ़ी नहीं आएगा तो तुम्हारा नामो निशान मिटा जाएगा। अब मेरा नाम इंतखाब हाशमी है, मैं बच्चा पैदा करूंगा तो आदमी बोलेगा ये तो इंतखाब का बेटा है। फिर मेरा बच्चा अगर बच्चा पैदा करेगा, ये तो किसका बेटा है, मेरा नाम भी उसमें इंक्लूड होगा ना, क्योंकि मेरा प्रजाति है, मेरा जाति है। अगर मैं बच्चा ही पैदा नहीं किया, मैं इस दुनिया से चला गया, क्या मेरा प्रजाति का जाति रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। सिंपल यही बात बोला गया है कि अस्तित्व और प्रजाति को निरंतरता के लिए जनन करते हैं। जनन के बिना कोई पीढ़ी संभव का निर्माण नहीं होता। अतः जीवों में जनन आवश्यक होते हैं ताकि उनकी संख्या बनी रहे, उनकी संख्या क्या हो, बनी रहे, और प्रजाति का अस्तित्व कायम रहे, प्रजाति का अस्तित्व कायम रहे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आता है। बिहार बोर्ड में आता है कब, 2026 में आने का संभावना है, 2026 में आने का संभावना है। कितना आसान क्वेश्चन है, ये देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, उसको कॉपी और कलम के साथ लिखा करो, जो कि तुम्हारा राइटिंग भी सुधारा जाएगा और ये सब्जेक्टिव भी। अगर हम लोग नॉर्मली एक चैप्टर से 10 सब्जेक्टिव करते हैं 2 मार्क्स वाला, तो हम लोग के पास कुल कितने चैप्टर हैं, मान लो कि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, 15 10, यानी मान लो कि कितना क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग के पास, अकॉर्डिंग 150 दो नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि तुम लोग का बिहार बोर्ड इससे 12 पूछ ही नहीं सकता है। हम लोग को बनाना कितना है, बहुत कम बनाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में।
इसको पढ़िए, बढ़िया से रीड करिए, बढ़िया से लिखिए इसको। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है? जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है? और क्यों है? अगर बात बोले जनन की सबसे अच्छी विधि की, तो जनन की सबसे अच्छी, जनन की दो विधियां होती है, जनन की दो विधियां होती है, इसको देखते हैं। जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन जो होता है, इसकी दो विधियां होती है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग लैंगिक जनन, लैंगिक, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो जीव भाग लेते हैं वो लेते हैं एक, और लैंगिक जनन में जो जीव भाग लेते हैं वो दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, मेल एंड फीमेल, जो निषेचन करके एक बच्चा पैदा करता है। तो अच्छी विधि है जो हम लोग के पास, वो तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक अच्छी विधि है। किसकी? जनन की एक अच्छी विधि कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आइए उसको समझते हैं। जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप आराम से कॉपी में अपना उतारिए। कारण क्या है भाई? कारण इसको देखिए, इसमें जो है ना पुरुष और महिला भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इससे संतति माता पिता के गुणों का मिश्रण होता है, यानी कुछ गुण मॉम से आता है, तो कुछ गुण आता है फादर से, यानी उन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है, मिश्रण, मिश्रण, जो तुम बने हुए हो। आनुवांशिक विविधताएं बनी रहती है, यानी जेनेटिक वेरिएशंस बना हुआ रहता है, आनुवांशिक विविधताएं बनी रहती है, जिससे जीव अधिक सक्षम और अनुकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। कितना शॉर्ट में लिख के लाया हूं। 3 गुण है, 3 गुण में अगर 2 ही लिख दोगे काफी है, 3 कारण में अगर 2 कारण लिख दोगे काफी है। तो सिंपल बात क्या बोला है? अच्छी विधि क्यों है? कारण क्या है? इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, 2 जीव नहीं, देखो पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल, और इसकी संतति माता और पिता के गुण में क्या होते हैं? मिश्रण होते। 2 ही पॉइंट लिख दोगे, तीसरा पॉइंट अगर हार्ड लग रहा है, ठीक है। ये आते हैं 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, लुत्फ उठाइए क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोला क्या गया है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, बढ़िया से रीड करिए क्वेश्चन को। अब मैं पढ़ता हूं, देखिए क्वेश्चन। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति के जीवित रहने के अवसर क्यों अधिक होता है? क्या यह कथन हर समय सही होता है? क्या बोला गया है? लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति जीवित रहने का अवसर क्यों अधिक होता है? क्या यह कथन हमेशा सही होता है? हाँ, देखते हैं। क्योंकि अधिक अवसर, लैंगिक जनन में 2 अलग अलग माता पिता का गुण मिश्रण होता है, सिंपल बात है, ठीक है। इस अनुवांशिक विविधताएं यानी जेनेटिक वेरिएशन के कारण संतति में अधिक अनुकूल क्षमता पाई जाती है। कुछ अगर गुण माता से आया, कुछ अगर गुण पिता से आया, तो बच्चा तो बहुत पावरफुल होगा। तुम जो हो अभी पावरफुल, अम्मी और पापा को परेशान करके रख देते हो, दोनों को परेशान करके रख देते हो, क्योंकि तुम हो पावरफुल। क्या हो? पावरफुल। विविध वातावरण में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ये कितना शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखिए। और उसके बाद क्या ये कथन हर समय सही है? हाँ, देखते हैं।
यह कथन सदैव सत्य नहीं होता। यह कथन जो है हमेशा सत्य नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में लैंगिक जनन वाले जीव तेजी से संख्या में बढ़ सकता है और सुरक्षित वातावरण में उनकी संतति भी जीवित रह सकती है, और अतः लैंगिक जनन हमेशा अधिक जीवित रहने की गारंटी नहीं देता, लेकिन बदलते और चुनौतीपूर्ण वातावरण में यह अधिक लाभदायक होता है। लैंगिक जनन अधिक लाभदायक होता है, और यह तो गारंटी नहीं कि हम लोग जीवित ही रह जाएंगे ज्यादा टाइम तक। अभी तो ऐसा ऐसा बीमारी निकला है कि आदमी कभी भी जा सकता है, गारंटी नहीं है। हम लोग जोड़ के रखते हैं 60 साल जिएंगे, पता चला 60 साल की जगह 0 ही ना लगे 60 में, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को रीड करिए भाई, क्वेश्चन को रीड करिए भाई। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति किसे किस प्रकार भिन्न है? कितना आसान क्वेश्चन है। लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। मैं लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर अलग से बताऊंगा 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 नंबर में। लेकिन अभी जो है भिन्न का अगर हम लोग डेफिनेशन दे 2 नंबर में तो सिंपल ही सीख सकते हैं। इससे बनी संतति आपस में समान और अपने जनक के समान होती है, बिल्कुल ही डिक्टो नहीं होती है, बस समान होती है। चेंजिंग आता है उसमें, आनुवांशिक विविधताएं बहुत कम होती है। ये नहीं है कि भाई तुम्हारा पिता तुमको पैदा किया, ठीक है, तो तुम कुत्ता नहीं बन जाओगे, ठीक है। यानी आनुवांशिक विविधताएं बहुत कम होगा, इंसानी बनेंगे हम लोग, कुत्ता नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। आइए लैंगिक जनन, इससे बने संतति आपस में, अरे अलैंगिक जनन के बारे में बोल रहा है, आनुवांशिक विविधताएं बहुत कम होती है, ठीक है, ठीक। इसमें आनुवांशिक विविधताएं बहुत अधिक होती है, सॉरी, इसमें आनुवांशिक विविधताएं बहुत अधिक होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। ये जो अलैंगिक जनन की 5 विधियां होता है, विखंडन, मुकुलन, वो सब के बारे में बोला है। लैंगिक जनन, इससे बनी संतति आपस में समान नहीं होती, एकदम समान नहीं होती, डिक्टो नहीं होती है, इसमें सामान होती है, ठीक है, इसमें पूरा सामान होती है। और लैंगिक जनन में बिल्कुल क्या होता है, मैं वो सोच लिया था मैं लैंगिक जनन को, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एकदम समान नहीं होती है, अपने जनक के समान पूरी तरह से नहीं होती है, आनुवांशिक विविधताएं अधिक मिलता है और इसमें आनुवांशिक विविधताएं कम मिलती है, और इसमें जनक एकदम समान होते हैं। और अलैंगिक जनन में जो जीव भाग लेते हैं वो होते हैं एकल कोशिकीय, कैसा? एकल कोशिकीय। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? देखिए, कायिक प्रवर्धन अगर बोले, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन वेजेटेटिव प्रोपेगेशन, ये कायिक प्रवर्धन। सिंपल ही याद रखना है कि कायिक प्रवर्धन क्या है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। वेजेटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन क्या है? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब क्या होता है, मान लो एक पादप है, एक प्लांट है, एक पादप है। पादप का 2 भाग होता है। पादप का भाग होता है, एक होता है कायिक भाग, कायिक भाग जिसमें होता है जड़, तना, पत्ती, और एक होता है लैंगिक भाग। लैंगिक भाग में होता है कौन? क्या है? लैंगिक भाग में पुष्प होता है। अगर ये पादप है, इसका ये प्रवर्प तंत्र है और ये प्रवर्त तंत्र है। ये प्रवर्त तंत्र है
और ये मूल तंत्र है। तो अगर बात बोले कायिक प्रवर्धन जो होता है ये कायिक भाग द्वारा होता है। पादप के किसके भाग द्वारा होता है? पादप के कायिक भाग द्वारा जो जनन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। देखिए, कायिक प्रवर्धन वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि है, क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह विधि है जिसमें पादप में कई विशेष भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि नया पादप का विकसित करता है। यानी जड़ के द्वारा नया पादप बन जाएगा, पत्ती के द्वारा नया पादप बन जाएगा और तना के द्वारा नया पादप बन जाएगा। उदाहरण के लिए आलू, गाजर आलू आंख से उत्पन्न होता है और गाजर जड़ से उत्पन्न होता है, रूट से। आइए क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर देखिए, व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा क 3 क्वेश्चन दे देगा, तीनों क्वेश्चन का व्याख्या कीजिए, शॉर्ट भाषा में समझाइए तीनों क्वेश्चन को। आइए हम लोग समझते हैं। यूथ स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं किशोर चरण। क्या बोलते हैं? किशोर चरण। किशोर चरण है क्या? सुनना, यह जीवन का वह चरण होता है, यह जीवन का वह चरण है जब जीव जन्म के बाद विकसित होता है। एक बच्चा पैदा हुआ, वो जन्म के साथ विकसित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किशोर चरण बोलते हैं। और यह वृद्धि करता है, इसी समय जनन करने की क्षमता विकसित होती है। इसके बाद जो होती है हम लोग का जनन करने की क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं। मानव उदाहरण मनुष्य में किशोरावस्था। जैसे अगर बात बोले कि किशोरावस्था में क्या होता है? दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये कौन सा अवस्था है? किशोरावस्था है, यूथ स्टेज है। और इसमें ही हम लोग क्या करते हैं? जनन करने का योग्य होते हैं। हम लोगों में स्पर्म बनता है, लड़कियों में ओवम बनता है, इसी टाइम में बनता है, किशोरावस्था में बनता है, किशोर चरण में बनता है, यूथ स्टेज में बनता है, जिसमें हम लोग यूथ में आते हैं। आइए क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा व्याख्या हम लोग को क्या बोला है? प्रजनन चरण, रिप्रोडक्टिव स्टेज। किशोर चरण के बाद आता है, इस चरण में जीव जनन करने का सक्रिय होता है और संतति उत्पन्न होता है। किशोर चरण में हम लोग का बना क्या? स्पर्म बना, ओवम बना। तो अभी हम लोगों को तो करना जनन है। जनन कहने के बाद ही तुम लोग का फेस में क्या आ जाता है? खुशी आ जाता है। किशोर चरण के बाद आता है, इस चरण के जीव जनन कार्य में सक्रिय होते हैं और संतति उत्पन्न कर सकते हैं। प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो है हम लोग प्रजनन कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, सिंपल बात में। उसके बाद देखिए जड़नता चरण, जिसको बोलते हैं ओल्ड एज स्टेज। इसमें जो होता है, यह चरण जब जीव का जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब मैं जनन करने का योग्य नहीं हूं, तो वो चरण को हम लोग बोलेंगे जड़नता चरण। इस समय शरीर में वृद्ध अवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं और जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सबसे लास्ट चरण है जीवन का, सबसे लास्ट चरण है जीवन का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन प्रजनन को क्यों अपनाया? अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को ही क्यों अपनाया? ये क्वेश्चन है, लैंगिक जनन को ही क्यों अपनाया? ये भी पूछा गया है बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं आप। देखिए, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान पूरी तरह नहीं होते हैं, बल्कि इसमें आनुवंशिक वेरिएशंस यानी विविधताएं आती है। अब देखिए, यह विविधताएं जीवों के लिए नई और बदलते पर्यावरण के अनुकूलित होने के बाद मदद करती है। इसलिए अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को अपनाया ताकि उनकी संतति जीवित रहने और सफल प्रजनन में सक्षम हो सके। यह है हम लोग का आंसर। यानी लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में जो जीव होते हैं उसमें आते हैं चेंजिंग, और चेंजिंग आते हैं वो पर्यावरण और अनुकूल के लिए मदद करती है, ठीक है। और इसमें आनुवंशिक विविधताएं, वेरिएशंस आते रहते हैं। आइए
ये देखिए, प्रत्येक पुष्प पादप के भाग को पहचानिए और लिखिए कि वह अगुणित है या फिर द्विगुणित है। अगुणित को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हैप्लॉइड और द्विगुणित को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। और कौन कौन से जीव जो है अगुणित है, कौन से जीव जो है द्विगुणित है। द्विगुणित को हम लोग सिंपल अगर बात बोले तो द्विगुणित को हम लोग बोलते हैं 2n और अगुणित बोलते हैं 3 8 n सिर्फ अगुणित को, हैप्लॉइड को। और n का मतलब होता है आधा आधा और 2n का मतलब होता है पूरा। n को बोलते हैं एक सेट और 2n को बोलते हैं दो सेट। क्या बोलते हैं? दो सेट। आइए, पहला बहुत बोला गया है अंडाशय, ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी होता क्या है? ओवरी महिलाओं में अगर बात करें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46। अगर ओवरी बोले, ओवरी में द्विगुणित होता है, 2n होता है। क्या होता है? 2n। परागकोश, परागकोश पोलिन मदर सेल, जिसको बोलते हैं पीएमसी, प्राइम मिनिस्टर का चेला। प्राइम मिनिस्टर का चेला, ये क्या होते हैं? ये भी द्विगुणित होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का चेला कैसा होता है? द्विगुणित होता है। उसके बाद इग की बात करें, अंडा की बात करें, इग का अगर अंडा की बात करें तो वो होता है अगुणित, हैप्लॉइड। कैसा होता है वो? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड अगुणित। वही अगर बात करें हम लोग पॉलिन ग्रीन, पॉलिन ग्रीन यानी परागन, परागकण, परागकण, कण, परागनी, परागकण, कण, ये भी कैसा होता है? ये होता है अगुणित, अगुणित, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। नर युग्मक, मेल गैमेट, स्पर्म की बात करें, स्पर्म युग्मक का बात आया है, युग्मनज का नहीं। युग्मनज होता है द्विगुणित, युग्मक होता है हम लोग का हैप्लॉइड, अगुणित। क्या होता है? अगुणित, हैप्लॉइड। युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट, ये जो होता है युग्मनज, युग्मनज होता है द्विगुणित। दो युग्मक बनते हैं, दो गैमेट बनते हैं, तब बनता है युग्मनज, जाइगोट। तो ये जो होता है ये होता है द्विगुणित 2n। क्या होता है? द्विगुणित 2n। आराम से उतार लोगे, आराम से उतारना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग के पास है 6 महीने हैं, फोड़ के छोड़ देंगे बोर्ड को। ऐसा फोड़ेंगे कि बोर्ड वाला को भी होश नहीं रहेगा। आप कर सकते हैं भाई, आप इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपना जुनून में आइए। 4-5 महीना मत देखिए अपने शकल को। शकल देखिएगा तो फिर बोर्ड के बाद देखिएगा, नहीं तो बोर्ड के बाद ऐसा वक्त आएगा आप अपना शकल देखने वाला लायक नहीं रहिएगा। आप वो है जो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं, क्यों नहीं फोड़ सकते हैं? इंसान ही तो फोड़ता है। हम क्या इंसान नहीं है? हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमसे बड़े कोई नहीं होते। हमारा मेहनत डिसाइड करेगा हम है कौन। अगर तुमको नाम बनाना है, मेहनत से बनाओ, किसी से नाम मांगनी नहीं पड़ेगी, नाम खुद बनेगा। आप कर सकते हैं। आप एक अच्छे बच्चे हैं, घर में सबसे ज्यादा प्यार आपको मिलता है, उस प्यार को आप अपनाइए, दूसरे प्यार को मत अपनाइए। आप एक वफादार बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को खुश करना है तो आप पढ़िए। अगर आप पढ़िएगा तो आपका नाम होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा। सबसे बड़ा होता है नाम, और वो नाम चाहिए आपको आपका एजुकेशन से मिलता है, एजुकेशन से। आप नहीं पढ़िएगा तो आपका पीढ़ी भी नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। आप कर सकते हैं कुछ भी, आप मेहनत कीजिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपना पेरेंट्स को आगे बढ़ाइए, अपना पेरेंट्स का नाम को ऊंचा कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन पढ़िए। आइए क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है। बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए, इसका नुकसान क्या है?
ये भी देखना है कि बाह्य निषेचन कौन कौन से जीव करते हैं। हम लोग तो आंतरिक निषेचन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब नर और मादा युग्मक यानी गेमेट्स का संलयन शरीर के बाहर होता है तो इसे हम लोग बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर और मादा गेमेट का निषेचन शरीर के बाहर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये करता है मछली मेंढक पानी में अपना स्पर्म छोड़ देता है और फीमेल आगे दे देती, ठीक है, स्पर्म, और बच्चा पैदा हो जाता है। बाह्य निषेचन देख लिए। बाह्य निषेचन का नुकसान, जीव को अधिक संख्या में नर और मादा युग्मक उत्पन्न और व्यवहार छोड़ने। देखो, जीव अगर छोड़ता है बाह्य निषेचन, उसको अधिक गैमेट छोड़ना पड़ेगा, युग्मनज छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसमें क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा भाई। यह संयोग आधारित चांस घटना होता है, इसलिए यह हर युग्मक का निषेचन सफल नहीं होता। अब वो छोड़ के गया, क्या पता रिसीव करेगा कि नहीं करेगा उसकी वाली, तो उसकी वजह अगर रिसीव नहीं किया तो कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा उसका स्पर्म। पर्यावरण परिस्थितियों में जैसे तापमान, पानी की गुणवत्ता, शिकारियों आदि पर निर्भर करता है, अधिक होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, एक बार आप लिखिए, उसके बाद आपको और भी याद हो जाएगा। याद करने का सिंपल सी, जीव में अधिक संख्या में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करना पड़ता है, सिंपल बात है। स्पोर और युग्मनज में अंतर, युग्मनज होगा, युग्मनज जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज, जाइगोट, स्पोर जो है ये आलैंगिक जनन से बनता है। स्पोर किससे बनता है, आलैंगिक जनन से बनता है, और सामान्यता ये होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। और युग्मनज जो है ये लैंगिक जनन से बनता है, ये होता है द्विगुणित। दो युग्मक का संलयन, दो गैमेट का संलयन, दो युग्मक का संलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक का मतलब हैप्लॉइड। जब दो हैप्लॉइड मिलेगा तो बनेगा 2n, यानी दो सेट। कितने सेट, 2 सेट, और 2 सेट में कितने गुणसूत्र होते हैं हम लोगों में, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिससे बच्चा बनता है। क्या और भी क्वेश्चंस हैं? नहीं, क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन हम लोग का चैनल का क्वेश्चंस है। पूरा वीडियो वॉच करने के बाद आपको मिलता है मेरा नंबर, और मिलता है हम लोग का इंस्टाग्राम आईडी, और मिलता है हम लोग का टेलीग्राम आईडी, और मिलता है आपको एक फ्री में सब्सक्राइब, जो कि मुझको फ्री में सब्सक्राइब कौन देने वाला है, आप देने वाले हैं। तो ये सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कमेंट कीजिएगा मुझको मिलेगा मोटिवेशन, में सेम एनर्जी में फिर आऊंगा कल आपके लिए एक मजेदार वीडियो, और एक बहुत बड़ा आने वाला है आपके बिहार बोर्ड 2026 के लिए। उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा, मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूंगा। अनाउंसमेंट का रेडी हो चुका है, कार्य स्टार्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़िए। अब इस क्लास को यही एंड करते हैं। मेरा पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।